हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सभी को जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट हैं। वेलकम करता हूं हमारे सेकेंड ईयर में। साथियों, सेकेंड ईयर का वीडियो का यह यूनिट नंबर 3 का यानी तीसरे चैप्टर का आपका यह जो है प्रश्न है। जो प्रश्न हम लाए हैं इससे पहले भी यूनिट नंबर जिसमें हम MSN 1 और MSN 2 किए थे ना, वहाँ पर भी जो है आपके तीसरे यूनिट से ही हम जो है इन्फ्लामेशन को शामिल किए थे। तो इन्फ्लामेशन आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, ठीक है। किन किन कारणों से होता है, उसका क्या लक्षण होता है, मैंने बता दिया। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आघात के बारे में, ठीक है। आघात के बारे में और पढ़ेंगे गैंग्रीन के बारे में कि गैंग्रीन क्या होता है और शॉक क्या होता है। शॉक आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े भी होंगे, लेकिन यहाँ पे शॉक थोड़ा हम लोग जो है पैथोफिजियोलॉजिकल उसके कारण के साथ में पढ़ेंगे। समझ गए चीज़ को। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं साथियों, अगर आप YouTube पर कहीं दूसरे चैनल पर आप देखते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको जो रेगुलर रेशन में जो एग्ज़ाम में चाहिए, जो सिलेबस में चाहिए और कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ GNM के लिए ही पढ़ाना जो है पूरे YouTube पर कोई नहीं ऐसे पढ़ाता है। आपको मिलेगा वही मिलेगा कि एक टॉपिक ये बता दिए, एक टॉपिक इधर से बता दिए, एक टॉपिक ये बता दिए। जो जो महत्वपूर्ण है, जिस पर उनका व्यूज आ सकता है, वैसे वैसे वीडियो बनाते हैं वो लोग और नाम देते हैं कि GNM का पढ़ाई करें, नर्सिंग का पढ़ाई करें। चूँकि इसके पीछे रीज़न है कि आपका सिलेबस बड़ा है, इसमें वीडियो बड़ा बड़ा बनता है, प्रश्न बड़ा है, तो ऐसे में और स्टूडेंट जो है सीमित है, तो वो भी जो भी सीमित है वो भी नहीं आते हैं। जैसे हम ही आपको पढ़ा रहे हैं इतना मेहनत के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, जो चाहिए आपको वही मैं दे रहा हूँ। अगर आप बुक नहीं भी लेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आप पे फेयर करते चले तो, नोट्स बनाते चले तो। लेकिन फिर भी बहुत लोग क्या करते हैं, एवरेज जो वीडियो का देख रहे हैं ना लोग, वो 2 मिनट देख रहे हैं, कभी कभी 3 मिनट देखते हैं। अब बताइए, मैं 20 मिनट बोलता हूँ, 25 मिनट बोलता हूँ, 30 मिनट का वीडियो रहता है, इसमें एवरेज लोग जो है 3 मिनट देख रहे हैं। मतलब क्या, वो सिर्फ आते होंगे, PDF डाउनलोड करते होंगे या फिर इंट्रोडक्शन हमारा देखते होंगे और चले जाते होंगे। तो इससे साथियों कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होता है। बट मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैं आप लोगों को मदद करने आया हूँ, मदद करूँगा, चाहे आप लोग देखे नहीं देखे, पढ़े नहीं पढ़े। आप मेरा जो काम है करते चल रहे हैं, आपका जो काम है कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए, सबको शुभकामना है। चलिए चलते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न आपके सामने में है, शॉक क्या होता है यानी आघात क्या होता है और इसे के प्रमुख कारण को बताएं। साथियों, आपसे क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ सकता है कि शॉक क्या होता है, शॉक के बारे में लिखें। तो ये परिभाषा भी लिखना पड़ेगा, प्रकार भी लिखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछेगा कि आघात वाले मरीजों का नर्सिंग देखभाल कैसे करेंगे, तो नर्सिंग देखभाल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जहाँ से आप किसी भी प्रकार के मरीजों का नर्सिंग देखभाल कर सकते हैं। समझ गए। चलिए, आपको शौक क्या होता है। देखिए, शौक जो होता है, आघात जो होता है, आप देखते होइएगा गांव में लोग कहता है कि ये आघात लग गया, आघात लग गया। मतलब क्या हुआ कि शौक लग जाता है। मेडिकल भाषा में शौक का मतलब होता है आघात। यह एक ऐसी सिचुएशन, अवस्था होती है जिसमें अचानक अधिक मात्रा में खून बहना, ठीक है, मतलब शरीर से अधिक मात्रा में खून बह जाना, जल जाना, एलर्जी होना या फिर भावनात्मक प्रभाव के कारण शारीरिक ऊतक एवं कोशिका में रक्त सप्लाई में अधिक कमी या अत्यधिक कमी आ जाती है और शौक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, शौक जो लगता है ना, शौक किसी भी कारण से लग सकता है, चाहे जल जाए व्यक्ति या फिर व्यक्ति जो है एलर्जी व्यक्ति को हो जाए या व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा भावनात्मक इमोशनली हो जाए, ठीक है। नहीं देखते हैं कि व्यक्ति जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा इतना ना इमोशन हो जाता है, चाहे रोने लगेगा, बहुत ज़्यादा दुख हो जाएगा कि वो व्यक्ति बार बार बेहोश होने लगता है, हो जाता है ना, तो ही है। समझिए, आघात मतलब एक प्रकार से बेहोशी की अवस्था, समझ गए, यही चीज़ें हैं। और देखते हुए कभी कभी शरीर में बहुत ज़्यादा तरल कमने से भी व्यक्ति बेहोश हो जाता है। जैसे शरीर में बहुत ज़्यादा दस्त हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दस्त होने से जो है व्यक्ति में तरल की मात्रा कम जाता है, फ्लूइड की मात्रा, जिससे भी व्यक्ति बेहोश हो जाता है, यानी आघात लग जाता है व्यक्ति को, ठीक है। या फिर शरीर से कोई एक्सीडेंट या कटने फटने के कारण बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में खून निकल जाता है, तो व्यक्ति जो है क्या होता है, बेहोश हो जाता है, उसे बेहोशी आ जाता है, यानी आघात लग जाता है। तो नॉर्मली कहा जाए कि शौक एक ऐसी अवस्था होता है जहाँ पे बॉडी से अत्यधिक मात्रा में खून का बहना या फिर जल जाना, ठीक है, एलर्जी होना, भावनात्मक प्रभाव या अन्य किसी संक्रमणों के कारण शरीर के ऊतक और शरीर के अन्य भागों में रक्त की सप्लाई अत्यधिक कम हो जाती है, जिससे शौक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समझ गए, सिंपल भाषा है।
इसका इंग्लिश आपको नीचे देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपसे इसका क्वेश्चन पूछ सकता है कि शौक के मरीजों के लिए पैथोफिजियोलॉजी बताएं, पैथोफिजियोलॉजी बताएं पूछता है, ठीक है। देख लीजिए, पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी कारण, पहला है संक्रमण होने, आघात लगने का कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है। कारण में कुछ भी हो सकता है, चाहे चोट लगे, चाहे दस्त हो, चाहे तरल का कमी हो, चाहे एलर्जी हो या संक्रमण हो, कुछ भी कारण हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप कोई भी कारण। दूसरा रक्त प्रवाह के कमी। अब कारण कुछ भी होगा लेकिन उसका मकसद एक ही होगा कि वह शरीर में रक्त प्रवाह में कमी कर देगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट। तीसरा है, अब जब शरीर में रक्त प्रवाह के कमी होगा तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का कमी होगा और फिर जो है हृदय का आउटपुट जो होगा, हार्ट बीट वगैरह जो होगा वह क्या होगा, उसमें भी कमी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इसमें कमी आएगा, कार्डियक आउटपुट में कमी आएगा, मतलब हमारा जो हार्ट है वह आउटपुट देने में कम कर देगा। मीन्स क्या होगा कि ब्लड को पंप करने में जो है वह कमी करेगा, तो क्या होगा, अचानक से रक्तचाप में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट होगा कि सिम्पैथेटिक तंत्र का जो है उत्तेजित होना, और जो हमारे बॉडी में जो सिम्पैथेटिक तंत्र है इसमें बहुत ज़्यादा उत्तेजना आ जाएगा, समझ गए। और धमनियों का संकुचन हो जाएगा, मतलब सिकुड़न हो जाएगा, जो आर्टरी है उसमें सिकुड़न हो जाएगा। और जो है फिर लास्ट में क्या होगा कि पुनः रक्तचाप समान हो जाएगा। और यही जो है आपका पैथोफिजियोलॉजी होता है, समझ गए। तो अगर आपसे आघात के पैथोफिजियोलॉजी पूछेगा तो सबसे पहले स्टेप याद रखिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप और 7 स्टेप। कुल 7 स्टेप आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा कि आघात के पैथोफिजियोलॉजी में 7 स्टेप हमको लिखना है, जिसमें से पहला स्टेप कोई भी कारण होगा, दूसरा रक्त प्रवाह के कमी होगा, तीसरा स्टेप कार्डियक आउटपुट में कमी आएगा, उसके बाद रक्तचाप में वृद्धि हो जाएगा अचानक, और उसके बाद पांचवा जो स्टेप होगा सिंपैथेटिक तंत्र उत्तेजित होगा, एंड छठा है धमनियों का संकुचन होगा, एंड सातवां और आखिरी है पुनः रक्तचाप समान हो जाएगा। तो ये 7 पॉइंट ध्यान में रखिएगा पैथोफिजियोलॉजी में, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं, शौक देख लिए, पैथोफिजियो देख लिए। अब हम लोग शौक के प्रकार देखते हैं, शौक के क्या प्रकार होता है। शौक के मुख्य प्रकार निम्नलिखित है। चलिए 5 प्रकार रहता है, हम लोग देखते हैं अच्छे से। देखिए, कार्डियोजेनिक शौक है। कार्डियोजेनिक शौक का मतलब होता है कि हृदय से संबंधित कोई भी समस्या के कारण उत्पन्न होने वाले शौक को कार्डियोजेनिक शौक कहते हैं। मीन्स अगर आपको कोई व्यक्ति को हृदय में कोई रोग है, हृदय बीमारी है, या फिर कोई चोट लग गया हृदय में, ठीक है, या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको हम लोग हार्ट अटैक भी कहते हैं, इन सभी के कारण शरीर को रक्त प्रवाह की कमी उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं हृदय हमारा ब्लड जो है पंप करता है शरीर को, तो जब हृदय काम करने में असमर्थ होगा, जब हृदय से संबंधित कोई बीमारी होगा, तो आघात के सिचुएशन तब उत्पन्न होगा जब वह हृदय हमारे शरीर को ब्लड जो है सप्लाई करने में कमी दिखाएगा या असमर्थ होगा। तो उस प्रकार के जो शौक आएगा व्यक्ति में, वह कार्डियोजेनिक शौक होता है, समझ गए। यानी जिसको देखते हुए हार्ट अटैक आता है तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है, बेहोश हो जाता है, समझ गए। तो क्या होता है, शौक आ जाता है, तो लगभग वो कार्डियोजेनिक शौक ही होता है, ओके। चलिए अब हम लोग दूसरा टाइप्स यहाँ पे देखेंगे, हाइपोवोलेमिक शौक है। हाइपोवोलेमिक शौक का मतलब होता है, हाइपो मतलब कम ना, वोलेमिक मतलब तरल चीज़ों का, ठीक है, और शौक मतलब आघात, मतलब तरल चीज़ों में कमी के होने से, तरल चीज़ों की अत्यधिक कमी होने से शरीर में जो तरल जो शौक लगता है वो हाइपोवोलेमिक शौक होता है। जैसे बॉडी से बहुत ही अत्यधिक मात्रा में जो है तरल पदार्थों का स्राव हो जाना, जैसे ब्लड वगैरह या पानी निकल जाना मल के द्वारा या दस्त के द्वारा, तो यही जो है आपको हाइपोवोलेमिक शौक होता है, समझ गए। तो दूसरा समझ गए आप लोग, दूसरा टाइप्स। एंड तीसरा टाइप हम लोग देखेंगे एनाफाइलेटिक शौक। एनाफाइलेटिक शौक का मतलब होता है कि कोई ऐसे एलर्जी है जिस एलर्जी के गंभीर रूप लेने से, एलर्जी रिएक्शन होने से जो है एक शौक उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग एनाफाइलेटिक शौक कहते हैं, समझ गए। इसे निम्न प्रकार भी व्यक्त किया जाता है। देखिए एनाफाइलेक्टिक जो शौक होता है ना, वह जो है एना, ए से एना और ए से एलर्जी, ध्यान में रखिएगा, ए से एनाफाइलेटिक और ए से एलर्जी, यानी एलर्जी से होने वाले गंभीर रिएक्शन को और इसके फलस्वरूप जो उत्पन्न होने वाला शौक होता है उसे हम लोग एनाफाइलेटिक शौक कहते हैं, समझ गए।
चलिए अब इसको हम लोग निम्न प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे व्यक्त करने के लिए किसी को अगर एलर्जी रिएक्शन होगा, ठीक है, एलर्जी रिएक्शन होगा तो उसमें वैसोडिलेशन होता है। वैसोडिलेशन मतलब जो रक्त वाहिका है वह बहुत ज़्यादा क्या होता है, फैलाव हो जाता है, उसमें डिलेशन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जब ए होता है तो जो फ्लूइड होता है वह लीक करने लगता है ब्लड वेसल से, मतलब रक्त वाहिका से जो फ्लूइड है वह क्या होते रहता है, लीकेज होने लगता है, स्राव होने लगता है। और जब ये ब्लड वेसल से रक्त स्राव होने लगेगा तो ब्लड सप्लाई जो बॉडी का है वह क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम जाएगा, और इससे जो है शॉक उत्पन्न होगा, तो ही जो है एलर्जिक रिएक्शन एनाफाइलेटिक शॉक होगा। समझ गए। चलिए एंड हम लोग सेकेंड लास्ट यहाँ पे देखते हैं सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक का मतलब है संक्रमण वाला शॉक, ठीक है। अत्यधिक गंभीर संक्रमण यानी सीवियर इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होने वाला शॉक सेप्टिक शॉक कहलाता है। जैसे मूत्र नली का संक्रमण यूटीआई, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, श्वसन तंत्र आरटीआई, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी यह जो है आपके चार जो है, चौथा जो है सेप्टिक शॉक है। सेप्टिक शॉक का मतलब होता है कि कुछ ऐसे गंभीर संक्रमण व्यक्ति में होने से व्यक्ति को जो शॉक आएगा तो वह जो है आपके सेप्टिक शॉक कहलाएगा। जैसे मूत्र नली का संक्रमण, श्वसन नली का संक्रमण और सारे बेहद जो खतरनाक संक्रमण है वो सब इसमें हो सकता है। ओके, चौथा समझ गए। एंड पांचवा और लास्ट है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक का मतलब होता है साथियों कि न्यूरॉन्स से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण होने वाले शॉक को जो है न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, कार्डियोजेनिक रहेगा तो हृदय से रिलेटेड, न्यूरोजेनिक रहेगा तो नर्वस से रिलेटेड, ठीक है ना, न्यूरॉन्स के प्रॉब्लम से रिलेटेड, एनाफाइलेटिक रहेगा तो एलर्जी से रिलेटेड, उसी प्रकार से सेप्टिक रहेगा तो उसका अर्थ ही होता है संक्रमण, संक्रमण से रिलेटेड। समझ गए। चलिए न्यूरोजेनिक शॉक का मतलब होता है कि इसमें तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को गंभीर नुकसान पहुंचने के कारण उत्पन्न होने वाला शॉक न्यूरोजेनिक शॉक कहलाता है। जैसे नर्व में चोट, नर्व में डैमेज होना, ट्रॉमा होना, जैसे ब्रेन में चोट लगना, गर्दन में चोट लगना, या फिर आपके रीढ़ की हड्डी में चोट लगना। उसके बाद तंत्र का उत्तेजित होना, कोई ऐसे तंत्र है जो उत्तेजन होने के कारण न्यूरॉन्स को क्षति पहुंचाता है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए न्यूरोजेनिक शॉक का मतलब होता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, उसमें गंभीर नुकसान। अब गंभीर नुकसान जो है क्या चीज़ के कारण से हो सकता है, तो गंभीर नुकसान जो है वह चोट के कारण भी हो सकता है, ठीक है, संक्रमण के कारण भी हो सकता है। समझ गए ना, मतलब किसी भी कारण से अगर नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच रहा है और उसके कारण अगर कोई शॉक लग रहा है, आघात पहुंच रहा है, तो वो जो है आपके न्यूरोजेनिक शॉक कहलाता है। जैसे नर्व में चोट लगना, मतलब इस नर्व क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ब्रेन से लेकर स्पाइनल तक नर्व ही नर्व है, तो इसमें चोट लगने के कारण जो है हमारा न्यूरोजेनिक शॉक लगता है। और इस प्रकार से आपका जो है शॉक जो है क्या हो गया, शॉक द एंड हो गया। अब शॉक वाले मरीज का देखभाल पूछेगा तो देखभाल तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, या फिर आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं कि शॉक के मरीज को प्राथमिक सहायता कैसे देंगे, पढ़े हैं ना। बाकी वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा कि कोई भी मरीज हो उसका देखभाल कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है शॉक और उसके टाइप्स का, यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, समझ गए चीज़ को। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गैंग्रीन को परिभाषित कीजिए, गैंग्रीन के प्रकार और कारण लिखिए। देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि गैंग्रीन को परिभाषित करना है और गैंग्रीन के कारण और प्रकार लिखना है। साथियों गैंग्रीन मैं आपको पढ़ाऊँगा, गैंग्रीन और गैंग्रीन का कारण। आज हम लोग पढ़ेंगे गैंग्रीन क्या होता है और गैंग्रीन का कारण पढ़ेंगे, होने का कारण, ठीक है। बाकी टाइप्स और इसका सिम्टम्स जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, गैंग्रीन क्या होता है और गैंग्रीन किस कारण से होता है, बस इतना पढ़ेंगे। इसके टाइप्स और लक्षण जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, समझ गए। चूँकि क्वेश्चन 12 था तो वीडियो बड़ा हो जाता, इस कारण से मैं इसके टाइप्स को आज इंक्लूड नहीं किया हूँ यहाँ पे। ओके चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए गैंग्रीन क्या होता है। साथियों गैंग्रीन जो होता है आपके देख सकते हैं यहाँ पे, गैंग्रीन क्या है ध्यान से देखिएगा। गैंग्रीन शब्द का प्रयोग मृत ऊतकों के लिए किया जाता है। देखिए गैंग्रीन शब्द का जो प्रयोग होता है ना वह जो है मृत ऊतक के लिए किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें किसी भी कारण से मानव शरीर के किसी भी भाग की रक्त सप्लाई पूर्ण रूप बाधित होने लगती है, देखिए होने लगती है। गैंग्रीन होने के मुख्य कारण चोट, संक्रमण व रक्त वाहिकाओं में होने वाले रुकावट है, ठीक है। इसे नेक्रोसिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं में सड़ने की प्रक्रिया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ,
गैंग्रीन एक प्रकार के घाव है, समझिए गैंग्रीन एक प्रकार के घाव है, बट ये नॉर्मल घाव से या दबाव वाले घाव से अलग है। कैसे अलग है? तो ये जो गैंग्रीन होता है, अगर शरीर के किसी भी भाग में, चाहे पैर की उंगली में, हाथ की उंगली में या शरीर के किसी भी भाग में ये गैंग्रीन होगा, तो वहाँ पे गैंग्रीन तभी होता है जब वहाँ का ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी को, उस भाग को नहीं मिल पाता है। अब जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई रुक गया होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे वहाँ का जो ऊतक होता है उस भाग का, वह सड़ने लगेगा और सड़ने लगेगा और सड़ते सड़ते जो है क्या होगा, यही गैंग्रीन बन जाता है, एक घाव की तरह बन जाता है। ठीक है। और गैंग्रीन होने का मुख्य कारण या तो चोट लगना है, या तो संक्रमण है, या फिर किसी कारण से वहाँ का जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लॉकेज होने के कारण, रुकावट होने के कारण गैंग्रीन हो सकता है। तो साथियों आप लोग समझ गए कि गैंग्रीन एक प्रकार के घाव की तरह है जो आपके शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। ज़्यादातर यह पैर की उंगलियों में होता है, ठीक है, या हाथ की उंगलियों में होता है, जहाँ पे हाथ या पैर की उंगलियाँ सड़ने लगते हैं और सड़ते सड़ते ऐसा भी सिचुएशन आता है जो ऑटोमेटिक जो है वह आपके पैर के या हाथ के से अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही गैंग्रीन होता है और यह सड़ते सड़ते बिल्कुल काला पड़ जाता है। ठीक है ना। यानी ये कब होता है? जब ऑक्सीजन, ब्लड का सप्लाई वहाँ नहीं हो पाता है और नहीं होने के कारण वहाँ पे जो है धीरे धीरे ऑक्सीजन कमता है और ऊतक के ऑक्सीजन चाहिए जीवित रहने के लिए, तो ऑक्सीजन नहीं मिलने से ऊतक नष्ट होने लगता है, सड़ने लगता है। ठीक है। और वहाँ पे मृत ऊतक का निर्माण होने लगता है। समझ गए। और यही ऊतकों और कोशिकाओं के सड़ने की प्रक्रिया नेक्रोसिस कहलाता है। तो गैंग्रीन को हम लोग नेक्रोसिस भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में। ओके, चलिए, तो ये समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे गैंग्रीन का कारण देखेंगे, प्रकार तो अभी देखेंगे नहीं, प्रकार अगले वीडियो में देखेंगे, प्रकार, लक्षण और उसके प्रबंध अगले वीडियो में देखेंगे। अभी मैं इसका गैंग्रीन और इसके कारण देखता हूँ। कारण देखिए, कॉजेज ऑफ गैंग्रीन। गैंग्रीन का क्या कारण है? गैंग्रीन बनने के कुछ प्रमुख कारण है। गैंग्रीन बनने का यानी गैंग्रीन होने का कुछ कारण है, देख लीजिए। पहला कारण है रक्त प्रवाह के रुकने के कारण। साथियों जिस भी जगह पे मान गए आपके पैर की उंगली में गैंग्रीन है, ठीक है, पैर के उंगली सड़ रहा है, ठीक है, पैर के एक या दो या कोई भी या सभी उंगली सड़ रहा है, ठीक है, तो ये कब होगा? तो आपके पैर के उंगली में जो ब्लड वेसल्स गया है, जो ब्लड पहुंचाता है, उस ब्लड वेसल्स में रुकावट के कारण, उस रक्त प्रवाह में रुकावट के कारण। ठीक है। तो ही है रक्त प्रवाह के रुकने के कारण। धमनीय स्क्लेरोसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसोम निर्माण, बर्गर रोग आदि से रक्त प्रवाह रुक जाता है। देखिए आर्टियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि आर्टरी में कुछ ऐसे पदार्थ का रुक जाना, जम जाना जो रक्त को रोकता हो। उसी प्रकार से थ्रोम्बस निर्माण है कि जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है या कुछ ऐसे पदार्थ कहीं और से आकर उस जगह पर आकर फंस जाता है या रुक जाता है जो रक्त प्रवाह को रोकता हो। तो यह भी थ्रोम्बस हो गया या धमनी स्क्लेरोसिस हो गया। बर्गर डिजीज का मतलब होता है कि किसी न किसी कारण से आपका जो वेन है वह मोटा हो जाना, सिरा जो है क्या हो जाना, मोटा हो जाना। ठीक है, तो ये बर्गर डिजीज है और इन सभी कारणों से रक्त प्रवाह रुकने से जो है आपके गैंग्रीन होता है। तो पहला रक्त प्रवाह रुकने के कारण हो गया। दूसरा है बाहरी दबाव। बाहरी दबाव का मीनिंग होता है कि अत्यधिक कसी हुई कोई टाइट बैंडेज बना हुआ हो या अत्यधिक टाइट प्लास्टर किया गया हो, तो इसके द्वारा रक्त प्रवाह जो है उस भाग में कम जाएगा और फिर जो है उस भाग का ऊतक में और कोशिका में ऑक्सीजन कम जाएगा और नष्ट होने लगेगा और वहाँ का जो पार्ट होगा वह खराब हो जाएगा और गैंग्रीन हो जाएगा। तो ये बाहरी दबाव कारण बनता है कि किसी को अगर हाथ पैर कटा है या टूटा है तो उसमें प्लास्टर और बैंडेज अगर टाइट बांधेंगे तो रक्त प्रवाह रुकेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा है गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मीन्स गंभीर सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देखिए गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण का मतलब है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। बैक्टीरिया के द्वारा संक्रमण से भी गैंग्रीन उत्पन्न हो सकते हैं। साथियों बैक्टीरियल संक्रमण का मतलब होता है कि बैक्टीरिया के द्वारा भी संक्रमण उत्पन्न हो जाता है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी टिटनस उत्पन्न करता है। अगर कोई व्यक्ति को किसी पार्ट में ब्लडिंग हो रहा है या फिर घाव है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो और खाली पैर चलेगा वो आदमी, पैर इधर उधर गंदगी में ज़्यादा रखेगा तो जो धूल कण होता है उसमें टिटनस का स्पोर होता है, समझ गए, जिसको हम लोग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी कहते हैं, जो जीवाणु होता है। और यह क्या होता है शरीर में प्रवेश करेगा और जहाँ भी जगह मिल जाएगा इसको देखेगा घाव है वहीं से शरीर में प्रवेश कर जाएगा और प्रवेश करने से अगर इसका आपको
शरीर में एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन नहीं काम कर रहा है, समझ गए ना, इम्यूनिटी सिस्टम, तो यह क्या होगा, खतरनाक गैंग्रीन बना देगा। समझ गए। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है और आप जो है पहले टिटनस का टीका लिए हैं तो आपको जो है यह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। समझ गए। चलिए, चौथा है रसायनों के प्रभाव के कारण। देखिए यहाँ पे रसायनों के प्रभाव के कारण का मतलब होता है, ठीक है, कि गैंग्रीन रसायनों के प्रभाव से भी हो जाता है, जैसे तीव्र अम्ल क्षार आदि। ठीक है, देखिए रसायनों का प्रभाव का मतलब होता है कि कोई ऐसे रासायनिक जो बहुत खतरनाक है और उसके प्रभाव में, उसके संपर्क में आने से भी जो है क्या होता है कि यह जो है गैंग्रीन हो जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रासायनिक पदार्थों के कारण भी गैंग्रीन होता है। समझ गए। जैसे तीव्र अम्ल क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड एल्काइली, ठीक है, या कुछ और पदार्थ है जो शरीर को नुकसान पहुँचाता हो, तो रासायनिक पदार्थों के कारण होने वाला प्रभाव। ठीक है। एंड लास्ट है भौतिक कारणों से। भौतिक कारणों का मतलब होता है कि भौतिक कारणों से गैंग्रीन जो है निर्मित होता है, जैसे चोट लगना, ट्रॉमा, एक्सरे, ठीक है, सीटी स्कैन, अल्ट्रावायलेट रे, ये सब जो है व्यक्ति को शरीर में प्रवेश करने से वहाँ पे ऑक्सीजन अवरुद्ध करता है और फिर जो है वहाँ पे गैंग्रीन उत्पन्न होता है। तो ये कुल 5 प्रकार है, बहुत आसान प्रकार है। भौतिक है, भौतिक था, रासायनिक था, ठीक है, दबाव के कारण, बैक्टीरियल संक्रमण के कारण और रक्त प्रवाह रुकने के कारण। तो गैंग्रीन के 5 प्रमुख कारण था जो कि मैं बता दिया। अब आपको क्या करना है, इसको सही से पढ़ना है, अपने कॉपी के नोट्स में बनाना है और अच्छे से जो है तैयारी करते चलना है। आगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगा MSN 1 का वीडियो, तो वहाँ पे मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, गैंग्रीन के प्रकार और गैंग्रीन के लक्षण और प्रबंध। ठीक है, तो आप ये मत कहिएगा कि सर गैंग्रीन क्या होता है बता दीजिए, क्योंकि गैंग्रीन मैं यहाँ पे बता दिया और किन किन कारणों से होता है ये भी मैं बता दिया। तो अब आगे हम लोग गैंग्रीन का प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे और गैंग्रीन का जो है मैनेजमेंट पढ़ेंगे, प्रबंध पढ़ेंगे कि कैसे गैंग्रीन को सही किया जा सकता है। ओके, चलिए अब हम लोग जो है आगे यहाँ पे इंग्लिश दे दिया गया है गैंग्रीन का, देख सकते हैं, तो आप लोग को पढ़ना है, समझना है। ओके, चलिए विदा लेते हैं। आप लोग अपना मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए। आपका एग्ज़ाम अब पहले से समय पर ही हो जाएगा, पहले से जल्दी ही होने का उम्मीद है। तो किसी भी स्टेट में है पढ़ते रहिए, अगर आपका सिलेबस समाप्त होगा उसके बाद हम लोग जो है रिविज़न करते रहेंगे। बाकी अभी मेहनत कर लीजिएगा तो आगे दिक्कत नहीं होगा। बाकी आपकी मत। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।